हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नंदिनी। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, आज आप किस चीज के बारे में जानने वाले हैं। आज का टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिसाइटिस क्यों होता है, होने के बाद आप में क्या सिम्टम्स आते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर आपको है तो आप कैसे ट्रीटमेंट लेंगे, और फर्दर क्या चीज है जो आपको इस अपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। तो सारी चीजें एक के बाद एक हम इन डिटेल से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। अपेंडिसाइटिस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है। अगर हमें अपेंडिक्स की फिजियोलॉजी एनाटॉमी पता होगी, हमें अपेंडिक्स का फंक्शन पता होगा, तो ही हम जान सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्यों होता है, कैसे होता है और ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं। तो अपने बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन का एक लार्ज पार्ट होता है सीकम। तो इस सीकम के नीचे जो अटैच होती है एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो होती है हमारी अपेंडिक्स। ठीक है, तो जैसा भी आपके इमेज पे भी शो हो रहा है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सीकम पार्ट के सबसे नीचे में जो एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वो होता है अपेंडिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपेंडिक्स की साइज जो होती है वो 5 to 10 सेंटीमीटर की होती है और ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में सिचुएटेड होती है। मोस्ट कॉमन पोजीशन की बात करें तो ये होता है रेट्रोसिकल पोजीशन। फ्रेंड्स, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके से अपेंडिक्स जो है वो सिचुएटेड होता है हमारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में। दरअसल हमारा जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद आता है हमारा इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन होते हैं। उसके बाद सिकम आता है, सिकम के टेल पार्ट से जो टच होता है यानी अटैच होता है, वो होता है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में अपेंडिक्स सिचुएटेड होता है। और मैंने बताया कि ये रेक्टोसिकल पोजीशन में अटैच होता है। और अगर हम अपने बॉडी में ये बात करें कि वो किस तरीके से कहाँ पे है, हम बाहर से कैसे पता कर सकते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड होती है, तो हमारे स्टमक का, हमारे पूरे एब्डोमेन का, जैसे कि क्वाड्रेंट हम अगर डिवाइड करें, ऐसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके का क्वाड्रेंट होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इस तरीके का जो क्वाड्रेंट है, उसमें अगर आप राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखें तो ये जो पॉइंट है राइट लोअर क्वाड्रेंट, वहां पे अपनी अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये तो थी उसके पोजीशन की बात और उसके साइज एंड शेप की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारे अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है। तो अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई करती है अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है, अपेंडिकुलर आर्टरी से अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि नर्व सप्लाई कौन करती है अपेंडिक्स को। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तो कुछ हो गया उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। और अब हम ये जान लेते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, अपेंडिक्स का कोई भी फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में। जो भी अपेंडिक्स है, एक तरीके का ये वेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, इसका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। हाँ, तो इस वजह से अगर हमारी बॉडी में अपेंडिक्स को रिमूव भी किया जाता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। ये नॉर्मली अगर किसी पेशेंट में अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, अपेंडिक्टमी किया जाता है, तो वो विदाउट अपेंडिक्स भी सर्वाइव कर सकता है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सारे अपेंडिक्स की। अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक जो था हमारा अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिक्स के अंदर जो मैंने अभी ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया, इस ऑर्गन में अपेंडिक्स में कोई भी इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, टिश्यू और सेल्स में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो वो कॉज करता है अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन अपेंडिसाइटिस कहलाता है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस कैसे कैसे ह्यूमंस की बॉडी में होता है। तो इसके पहले हमें ये जानना है कि जब भी हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते, टर्मिनल पार्ट होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट होता है अपेंडिक्स। ठीक है, तो जब भी हम जो भी फूड ले रहे होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं, वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते उसका जो भी जितना भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, होना होता है, वो हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और सीकम पार्ट तक जो भी चीजें पहुंचती हैं वो लगभग 90% वेस्ट होती हैं हमारी बॉडी की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक की सारी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है हमारे फूड से। देन जब लार्ज इंटेस्टाइन से वो फूड सीकम पार्ट तक आता है, तो सीकम पार्ट में आने के बाद सीकम से अटैच होता है क्या, अपेंडिक्स। अगर सीकम से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किसी कारणवश किसी भी रीजन से अगर अपेंडिक्स में इंटर कर जाता है, यानी कि वेस्ट जो पार्ट थे उनका क्या होना था, सिकम तक आना था, सिकम से क्या होना था, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर जाना था, लेकिन किसी भी कारणवश अगर वो अपेंडिक्स में चला जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट मटेरियल जो है वो अपेंडिक्स में जाता है, तो वहां से उसे बाहर आने का कुछ भी चांसेस नहीं होता, या वहां वो जाके सड़ता है, गलता है, एक तरीके से वो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। तो ये तो था हमारे बॉडी में कैसे अपेंडिसाइटिस होता है इसकी बात। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट को अपेंडिक्स के इन्फेक्शन हो चुके हैं, अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो ये पता कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, जानने की बात ये है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई भी हमारा ऑर्गन जब स्ट्रेस में होता है, जब वो किसी स्ट्रेस में किसी प्रेशर में होता है, तो वो क्या करता है, हमें उसका सिम्टम ये मिलता है कि हमें पेन होता है, हमें दर्द महसूस होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी हमारा हार्ट स्ट्रेस में है, हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पंप करने के लिए या ब्लड सप्लाई करने के लिए, उसमें क्या होता है, हार्ट में हमारे दर्द होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो भी ऑर्गन है, अगर उनमें प्रेशर जनरेट होता है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो वो क्या करेंगे, वो पेन जनरेट करेंगे, यानी कि हमारे बॉडी में हमें पेन फील होगा। तो इसी तरीके से जब अपेंडिक्स का जो साइज है, अपेंडिक्स की 5 to 10 सेंटीमीटर की जो साइज है, अगर उसमें वेस्ट मटेरियल आके इकट्ठे होते हैं, उसमें अकुमुलेट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो प्रेशर जनरेट करेंगे, यानी कि जितना उनका नॉर्मल कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा बड़े होंगे, और वो स्ट्रेस जो अपेंडिक्स में देखने को मिलेगा, उससे क्या होगा, हमारे राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमें पेन होगा। तो अब मैं बता देती हूँ कि ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन कहाँ होगा। तो आप अपने इमेज में देख पा रहे हो, इलियक क्रस्ट, हमारा जो ये बोन का होता है, इलियक क्रस्ट बोन होती है, जो जस्ट आप अपने कमर के अगर सामने फ्रंट में प्रेस करोगे तो आपको एक उभरी हुई बोन महसूस होगी, वो होता है इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट और अम्बलाइकल, अम्बलाइकस जो होता है, जिसे नाभि भी कहते हैं, अम्बलाइकस से और इलियक क्रस्ट के बीच में आप एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आप ये इमेजिनरी लाइन के बीच में अगर कहीं पे प्रेस करने पे आपको दर्द महसूस होता है और बहुत सीवियर दर्द होता है, ऐसा अगर फील हो रहा है, तो वो पार्ट होता है अपेंडिक्स का, और वहां पे पेन होना मतलब अपेंडिसाइटिस है। ठीक है। तो जब भी हमारा अपेंडिक्स स्ट्रेस में होता है, तो हमें मैक बर्नी पॉइंट इसे कहते हैं, और राइट लोअर क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो ये मैक बर्नी पॉइंट पे पेन फील होता है। अगर पेशेंट कभी हॉस्पिटल में आता है और हमें एग्जामिन करना पड़ता है, हमें देखना होता है कि कहाँ पेन है, उसके एब्डोमेन पेन बता रहा है पेशेंट अगर, तो एब्डोमेन तो बहुत बड़ा होता है, ऑर्गन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें कैसे ये फाइंड आउट करना है कि उसे पेन है, किस चीज का पेन है। तो हम मैक बर्नी पॉइंट पे प्रेस करेंगे और वहां से पता चलता है कि पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो था, अगर हम पेन की बात करें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीजें। इंसिडेंस रेट की बात कर लेते हैं। इंसिडेंस रेट क्या होता है, तो सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप को ये चांसेस होते हैं अपेंडिसाइटिस होने के, तो सबसे ज्यादा मेनली जो एज ग्रुप होता है वो 10 ईयर to 30 ईयर होता है। 10 साल से 30 साल की उम्र के व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। उसका रीजन ये है कि उस टाइम पे जो चाइल्ड एज होता है उसमें अपेंडिसाइटिस बड़ी होती है, और जो जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे अपेंडिक्स की साइज भी कम होती है। तो अगर हम एडल्ट की बात करें तो अपेंडिक्स की साइज छोटी होती है कंपेयर टू चाइल्ड। ठीक है। तो सबसे ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं 10 साल से 30 साल के पर्सन के अंदर, तो इसका रीजन ये होता है कि बच्चे और जो यंग एज के पर्सन होते हैं वो कुछ भी खाने से पहले इतना सोचते नहीं है। वो सारी जो भी चीजें खा रहे हैं वो कभी कुछ बाहर का फूड है, जैसे कभी समोसे खा लिया, फिर कभी कुछ मिल्क वाली चीजें खा ली, तो उनका मतलब जो फूड है वो कहीं तरीके से सिमिलर नहीं है, वो सारी चीजें अलग अलग प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत ऐसी चीजें खाते हैं जिनका कुछ आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी ठंडा, जस्ट कभी बहुत ज्यादा गर्म फूड लिया हो, उसके जस्ट बाद ही उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा ठंडा कुछ आइसक्रीम या ऐसा ले लिया, तो ये सारी चीजें क्या है, वो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है इतना जल्दी। तो ऐसे एज ग्रुप क्या होते हैं जो 10 साल से 30 साल के एज के बीच में होते हैं ना, वही इतना ज्यादा अपने बॉडी के लिए सोचते नहीं है। तो अगर हम देखें कि अपेंडिसाइटिस सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो 10 साल से 30 साल की एज में देखने को मिलता है। तो ये तो थी बात इंसिडेंस की। अब हम बात करते हैं कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉजेस की, तो वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कभी भी हमारे सीकम पार्ट में, या जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो एक टर्मिनल पार्ट होता है अपेंडिक्स का, कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो जो वेस्ट मटेरियल है अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने के बाद वो जहां जाना चाहिए, जहां पास होना चाहिए, वहां ना पास होके वो क्या करेगा, बैकवर्ड वो फ्लो करेगा।
तो इस वजह से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इंटेस्टाइन में, सीकम पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, वो नॉर्मल तरीके से हमारी बॉडी से आउट ना होके वो कहीं ना कहीं अपना स्पेस क्रिएट करेंगे, अपना स्पेस बनाएंगे। तो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपेंडिक्स में वेस्ट प्रोडक्ट जाने के चांसेस होते हैं, तो अपेंडिसाइटिस कॉज करने के भी चांसेस है। तो सबसे पहला कॉजेज जो होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन। एंड सेकंड की बात करें तो वो होता है ट्यूमर। फ्रेंड्स, अगर कभी भी ऐसा हो कि सीकम पार्ट के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी पार्ट में अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ट्यूमर का जहाँ फॉर्मेशन होगा वहां पे क्या होगा, वहां तो प्रेशर जनरेट करेगा ही, क्योंकि वो ट्यूमर एक मसल्स का बहुत बड़ा सा कुछ फॉर्म चेंज हो रहा है। तो वो क्या करेगा, ट्यूमर क्या करेगा, फिर अपेंडिसाइटिस के में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स में आने के चांसेस होते हैं, तो अपेंडिसाइटिस कॉज करने के चांस होते हैं। तो एक ट्यूमर भी इसका रीजन होता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो सकता है। फॉरिजन बॉडी का मतलब होता है कि कुछ भी इन्फेक्शन जो कि हमारे ऑलरेडी हमारे एब्डोमेन में है और वो अपेंडिक्स में जाके लग रहा है, तो वो कहीं और का इन्फेक्शन जो है वो अपेंडिक्स में जाके लग गया, तो फॉरिजन बॉडी मतलब बाहर से कोई चीज हो वो बॉडी के अंदर आ गई, तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगी। है किंकिंग ऑफ अपेंडिक्स। किंकिंग ऑफ अपेंडिक्स मतलब अपेंडिक्स का मुड़ जाना। अगर अपेंडिक्स नॉर्मल जिस तरीके से सिचुएटेड है हमारी बॉडी में, उस तरीके से ना होकर अगर वो किंकिंग ऑफ अपेंडिक्स हो जाता है, किंकिंग ऑफ अपेंडिक्स का मतलब अपेंडिक्स मुड़ जाता है, तो भी चांसेस होते हैं अपेंडिसाइटिस होने के। तो ये तो बात हो गई हमारे कॉजेज की, इटियोलॉजी की। अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस कितने टाइप के होते हैं। अपेंडिसाइटिस हमारी बॉडी में 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्यूट सिंपल अपेंडिसाइटिस, दूसरा होता है एक्यूट प्रूलेंट अपेंडिसाइटिस, एंड तीसरा होता है परफोरेशन एंड गैंग्रीन। तो जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स नॉर्मल जिस कलर में होता है, पिंक कलर का अगर हमारा नॉर्मल अपेंडिक्स है, तो उसका क्या होता है, वो थोड़ा उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, यानी कि अपेंडिक्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे इस टाइप के इन्फेक्शन को, इस टाइप के अपेंडिसाइटिस को हम बोलते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। यानी कि अपेंडिक्स का जो अभी सिम्टम है वो जस्ट अभी शुरू हुआ है, इन्फेक्शन होना शुरू हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है एक्यूट प्यूरुलेंट अपेंडिसाइटिस। तो ये एक्यूट प्यूरुलेंट अपेंडिसाइटिस क्या है, इसमें क्या होता है कि प्यूरुलेंट का मतलब होता है अपेंडिक्स के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाना। तो अगर अपेंडिक्स के अंदर पस का फॉर्मेशन हो गया है, प्लस अपेंडिक्स की साइज भी थोड़ी इंक्रीज हो गई है और उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो टर्म देते हैं वो देते हैं एक्यूट प्यूरुलेंट अपेंडिसाइटिस। और जो लास्ट अपेंडिसाइटिस का टाइप होता है वो होता है परफोरेशन एंड गैंग्रीन अपेंडिसाइटिस। तो ये जो परफोरेशन एंड गैंग्रीन जो टाइप है सबसे लास्ट, वो बहुत ही सीवियर और बहुत ही रिस्क हो सकता है इसमें पेशेंट के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें परफोरेशन एंड गैंग्रीन मतलब कि अपेंडिक्स इतना साइज में बड़ा हो गया है, वो अब इस तरीके से इन्फ्लाम हो चुका है कि उसमें गैंग्रीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अब उसमें सडन आने लगी है। एंड परफोरेशन का मतलब होता है उसमें सुराख हो जाना या छेद हो जाना, तो इसे बोलते हैं परफोरेशन। और गैंग्रीन का मतलब मैंने बता दिया, अगर कुछ ज्यादा अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, गैंग्रीन मतलब पूरा एक घाव का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे डेंजर कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये अगर अपेंडिक्स रैप्चर हो जाती है, तो वो जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में यानी पूरे लोअर एब्डोमेन में उसके स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें इसका जो लास्ट जो सबसे कंडीशन जो लास्ट है, उसमें एक ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि अपेंडेक्टमी करा दें, यानी अपेंडिक्स का जो बॉडी से अपेंडिक्स है उसे रिमूव कर दिया जाए। तो ये सबसे सीवियर कंडीशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम होगा वो तो होगा पेन। वो मैं बताऊंगी कि कैसे कौन से तरीके का पेन पेशेंट को देखने को मिलता है। पेन, एनोरेक्सिया, मलेज एंड वोमिटिंग। पेन मतलब जो मैंने बताया मेक बर्नी पॉइंट होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है, वहां पे पेन देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया मतलब अगर उसके लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, उसे पेन है, तो एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे कुछ भी खाने का मन नहीं होगा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट सिम्टम है वो होता है वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब हो सकता है वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी पर्सन में वोमिटिंग देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये तो वो सिम्टम्स थे जो पेशेंट के अंदर या पेशेंट हमें बताता है तो हमें पता चलता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स और हैं जो हमें एग्जामिन के थ्रू पता चलता है कि पेशेंट अपेंडिसाइटिस से सफर कर रहा है या नहीं। तो वो कैसे हमें पता होगा कि पेशेंट को एक्चुअल में अपेंडिसाइटिस है कि नहीं। अब एक टर्म होता है रीबॉर्न टेंडरनेस। रीबॉर्न टेंडरनेस का मतलब होता है कि जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक पॉइंट है जो वो ग्रीन है, जो कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में है,
और एक पॉइंट जो होता है वो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर हम जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो कि लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में है, उस वहां पे अगर प्रेस किया जाए, वहां पे अगर प्रेशर दिया जाए, तो पेशेंट को पेन कहाँ पे होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जो रेड पार्ट है जहाँ पे हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, पेशेंट को वहां पेन रेडिएट होगा। मतलब हम लेफ्ट में प्रेशर दे रहे हैं और राइट में जनरेट होगा पेन। तो ये जो साइन होता है उसे हम बोलते हैं रोविजन साइन। और एक साइन मैंने पहले बता दिया था, मेक बर्नी साइन, या मेक बर्नी पॉइंट पे जो पेन होता है पेशेंट को वो बोलते हैं मेक बर्नी साइन। एक साइन होता है ऑब्टूरेटर साइन। ऑब्टूरेटर साइन का मतलब होता है कि हम जब भी जिस भी पर्सन को अपेंडिसाइटिस है, वो अगर नॉर्मल पोजीशन सुपाइन पोजीशन में अगर वो लेटा हुआ है और वो अपना राइट नी अगर थोड़ा सा बैंड करता है, अपने अपनी ओर थोड़ा सा बैंड करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको जो ऑब्टूरेटर फोरामेन वाला पार्ट होता है जहाँ पे हमारी फीमर और हमारे जो कमर की हड्डी होती है वो आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइंट बनाते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन से, वहां पे पेशेंट को पेन देखने को मिलता है। तो इस जो साइन होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर साइन। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो इसमें हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें सीबीसी किया जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमारे डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू क्या है और हमारा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है या नहीं। तो जब भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में हमारा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेगा। एब्डोमिनल एक्सरे कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं और यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि कभी कभी ऐसे पेन जो है वो प्रेगनेंसी में भी पॉसिबल होता है लेडीज के अंदर। तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है फीमेल्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की, या एक तरीके से हम बात करें तो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें ट्रीटमेंट ये है कि पेशेंट पहले हॉस्पिटल में आएगा तो एनपीओ रहेगा, नील पर ओरल या नथिंग बाय माउथ, एनबीएम। एंड इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स चलाते हैं जैसे एमोक्सिलिन और सेप्ट्रामाइसिन, ऐसा जो भी एंटीबायोटिक्स है वो डॉक्टर चलाते हैं। एंड एंटीपायरेटिक्स, अगर पेशेंट को इसमें फीवर आ रहा है, कभी कभी इन्फेक्शन ऐसा लास्ट स्टेज है अगर परफोरेशन का या अपेंडिक्स रैप्चर हो चुकी है, तो उसमें पेशेंट को फीवर देखने को मिलता है, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। तो ऐसे में एंटीपायरेटिक्स देते हैं, यानी कि बुखार को कम करने की दवा देते हैं। एंड एंटीमेटिक्स देते हैं अगर कभी लोअर एब्डोमेन किसी डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसमें पेशेंट को वोमिटिंग भी देखने को मिल सकता है, तो एंटीमेटिक्स ड्रग देंगे। और इसमें एनाल्जेसिक भी दिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पेन अगर पेशेंट बता रहा है कि उसे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, तो उसमें हम डॉक्टर जो है वो कुछ एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने की दवाई भी चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था सिर्फ एक मैनेजमेंट कि हम किस तरीके से अपेंडिसाइटिस को कम कर सकते हैं, यानी कि उसके पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें, इसको परमानेंट कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो होता है अपेंडेक्टमी, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट में अपेंडेक्टमी की जाती है, अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये लेप्रोस्कोपिक के थ्रू किया जाता है। इसमें 3 इंसिजन देते हैं, 3 छोटा छोटा एक इंसिजन देके लेप्रोस्कोपिक के थ्रू अपेंडिक्स को बॉडी से बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपेंडेक्टमी। तो अपेंडिसाइटिस का एक सबसे परमानेंट इलाज ये है कि अपेंडेक्टमी कराना चाहिए। तो अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं। फ्रेंड्स, अगर कभी भी सबसे लास्ट स्टेज का अगर अपेंडिक्स होता है, यानी कि गैंग्रीन और परफोरेशन वाली कंडीशन आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि इसको कैसे पहचान सकते हैं कि जो पेशेंट किस तरीके से हमें बताएगा कि हमें पता चलेगा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस था और अब वो बहुत ही सीरियस हो चुका है। तो इसमें ऐसा देखने को मिलता है एक सिम्टम कि पेशेंट को बहुत ही सीवियर वाला पेन होगा, बहुत ही ज्यादा पेन होगा, बिल्कुल वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा पेन बताएगा। और सडनली क्या होगा कि उसका पेन जो है वो सबसाइड हो जाएगा। सडनली पेन सबसाइड होते ही पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसका रीजन ये है कि अपेंडिक्स क्या है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, उसके बहुत ज्यादा कुछ ऐसा गैंग्रीन है, वो उसमें घाव है और परफोरेशन वाली कंडीशन है, और उसको इतना ज्यादा पेन फील हो रहा है, उसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ, अपेंडिक्स रैप्चर हो गई, अपेंडिक्स फट गई और उसके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे या जो भी उसके पार्ट थे अपेंडिक्स के, वो एक तरीके से रैप्चर हो गए। तो जब रैप्चर हो गए तो उसका जो प्रेशर जनरेट हो रहा था, तो कह सकते हैं कि जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर अपेंडिक्स के अंदर था, वो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर क्या हुआ, रैप्चर होते ही इंट्राल्यूमिनल प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो जब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट तुरंत उसके बाद नॉर्मल फील करेगा, उसको पेन नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन होती है वो सबसे कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसा कोई पर्सन है जो इस तरीके से बताता है या खुद भी सफर करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसे तुरंत ही एक बार जाके यूएसजी कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हो सकता है कि उसका अपेंडिक्स जो रहा हो वो रैप्चर हो गया है, या अपेंडिक्स में ऐसा प्रेशर हो रहा है कि कभी कभी उसे पेन फील होता है।
तो ये सारे चीज थे जो अपेंडिसाइटिस को लेके मैंने आपको बताया। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए थैंक यू एंड बाय।